नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डीसी मशीन का ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करेंगे। यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, डीसी मशीन मींस मोटर और जनरेटर दोनों है। यहाँ मैं ईएमएफ इक्वेशन कॉमनली डिजाइन करूंगा, डिराइव करूंगा, और मोटर और जनरेटर के लिए हम बाइफरकेट कर लेंगे। हम डिस्कस कर लेंगे कि मोटर में अगर हम बात करेंगे तो कैसे वो बैक ईएमएफ होगा, और जनरेटर में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे वो जनरेटेड ईएमएफ होगा। बच्चों आइए सबसे पहले कुछ नोमेनक्लेचर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिनको हमें यूज करना पड़ेगा इस डेरिवेशन में। नोमेनक्लेचर में सबसे पहला और कॉमन नोमेनक्लेचर है दैट इज पी। पी यहाँ पे है नंबर ऑफ पोल्स ऑफ मशीन। अगर मशीन 2 पोल की है, पी की संख्या 2 होगी। 4 पोल की है तो 4, और 8 पोल की है तो 8। मीन्स पी टोटल नंबर ऑफ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। 5 रिप्रेजेंट करेगा फ्लक्स पर पोल, और यूनिट इसकी होगी वेबर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ फाई टोटल फ्लक्स नहीं बल्कि एक पोल में कितना फ्लक्स बन रहा है उस टोटल फ्लक्स पर पोल के जगह पे एक पोल में जनरेटेड फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, फाइव रिप्रेजेंट करेगा 5। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास 2 पोल हैं तो वहां टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 5। अगर 6 पोल हैं तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 5। वैसे अगर पी नंबर ऑफ पोल है तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू होगी पी इंटू 5। आगे हम इस पे डिस्कशन भी करेंगे। जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। यानी आपने डीसी मशीन में जो आर्मेचर वाइंडिंग में जो कंडक्टर्स लगाए हैं, उस आर्मेचर कंडक्टर के जो टोटल काउंट है, जो टोटल संख्या है, उस संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है जेड। एन रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीड ऑफ आर्मेचर इन आरपीएम। यानी आपका रोटर, आपका आर्मेचर किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, उस स्पीड को हमने यहाँ एन से रिप्रेजेंट किया है। बच्चों अगर ये सिंक्रोनस मोटर होता तो शायद मैं एनएस लिखता। अगर ये इंडक्शन मशीन होता तो रोटर की स्पीड को एनआर लिखता, लेकिन यहाँ मैं इसको सिंबॉलिकली एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बच्चों अगला जो सिंबल है वो है ए। कैपिटल ए हमेशा लिखिएगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर वाइंडिंग। यानी आर्मेचर वाइंडिंग जो आपने डिजाइन किया है उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने बनाए हैं। 2 कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, वाइंडिंग का एक सीरीज और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल पाथ कितने बनाए आपने फ्लक्स को पास करने के लिए, पैरेलल पाथ कितने बनाए करंट की वैल्यू को फ्लो करने के लिए, ये यहाँ पे डिसाइड करता है ए। यानी सिंबल कैपिटल ए हमेशा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर वाइंडिंग है। आइए हम इस नोमेनक्लेचर के बिहाफ पे डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि मेरा आर्मेचर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में वो कितने फ्लक्स को कट करेगा? तो बच्चों आपको याद होगा कि एक पोल का जो फ्लक्स था वो था पी, और एक एक पोल का जो फ्लक्स था वो था 5, और मेरे पास पी नंबर ऑफ पोल्स थे। तो मैं लिख सकता हूं फ्लक्स कट बाय 1 कंडक्टर। मींस एक कंडक्टर में कितना फ्लक्स कट हुआ, तो फ्लक्स कट बाय 1 कंडक्टर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक कंडक्टर में मैं टोटल फ्लक्स कितना इंड्यूस्ड हो रहा है इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स मेरे पास पी थे उस कंडक्टर में, और एक कंडक्टर में एक पोल पे जो फ्लक्स कट कर रहा था वो 5 था। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी P इंटू 5, और यूनिट इसका होगा बच्चों वेबर, जिसको मैं WB से रिप्रेजेंट करूंगा। अब यहाँ एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने टाइम की जरूरत है? आप जैसा देख पा रहे होंगे, जब हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो एक स्टैंडर्ड रिलेशन होता है सिंक्रोनस स्पीड का, वहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे चाहिए टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, यानी एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, दैट टाइम इज स्मॉल टी। तो इसको मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों। तो देखिए मैंने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया, और इस स्मॉल टी से जो मैं वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसकी यूनिट सेकंड लूंगा, ध्यान दीजिएगा, और इसकी वैल्यू आ गई 60/n सेकंड। अब आपके मन में आएगा ये कैसी आई, तो आइए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि n जो है वो क्या है, तो n है स्पीड ऑफ रोटर यानी आर्मेचर, और उसकी हम यूनिट लेते हैं आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि नॉर्मली मेरा मशीन अगर n आरपीएम से रोटेट कर रहा है तो n आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में इन 1 मिनट,
और 1 मिनट को अगर हम सेकंड में करेंगे बच्चों तो वो होगा 60 सेकंड। मुझे अभी कितने रिवॉल्यूशन का चाहिए, एक रिवॉल्यूशन का टाइम चाहिए, तो 1 और एक रिवॉल्यूशन के लिए मुझे टाइम लगेगा, दैट विल बी 60/n। इसीलिए मैंने यहाँ टाइम कैलकुलेट कर लिया फॉर 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 60/n। अब मैं एक कंडक्टर का एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालूंगा, मींस एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कंडक्टर। बहुत सारे कंडक्टर्स हम यूज करते हैं बच्चों, तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आइए बच्चों अब हम एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कंडक्टर को कैलकुलेट करते हैं, यानी एक कंडक्टर में कितना एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। तो मैं यहाँ इसको स्मॉल ई से मेंशन कर रहा हूँ। एक रिवॉल्यूशन में एक कंडक्टर में कितना फ्लक्स कट हुआ था, तो दैट इज p5, और उसमें टाइम कितना लगा था, तो स्मॉल t। तो बच्चों ये p5 तो p5 ही था, और t को मैंने कैलकुलेट किया था 60/n, और यहाँ यूनिट हो जाएगी वोल्ट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर दिया। अब यहाँ मैं एक कंडक्टर में एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूँ। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं बच्चों, z। सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं, तो a। तो मैं निकाल सकता हूं द नंबर ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इन ईच पैरेलल पाथ कितना होगा। तो आइए हम इसको मेंशन करते हैं कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स यानी टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हमने z निकाला था, इसको मैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ से जब कोरिलेट कर रहा हूं तो नंबर्स ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है, और ईच पैरेलल पाथ में कितने हैं, तो कनेक्टेड इन सीरीज इन ईच पैरेलल पाथ। ये वैल्यू मुझे चाहिए। अब आप ही बताएंगे मुझे टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने थे, तो वो थे z। टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना था, क्या एज्यूम किया था हमने, a। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर यानी द नंबर ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इन ईच पैरेलल पाथ की वैल्यू हो जाएगी z/a। अब मैं एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस ईच पैरेलल पाथ इन आर्मेचर टर्मिनल कैलकुलेट करूंगा, और उसके लिए मैं इस टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन ईच पैरेलल पाथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल ई, यानी जिसको मैंने कैपिटल ई माना है बच्चों, ये कैपिटल ई रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस ईच पैरेलल पाथ अक्रॉस आर्मेचर टर्मिनल। तो इसके लिए मैं एक कंडक्टर में जो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ था यानी ई, उसमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर z से मल्टीप्लाई करूंगा, और ईच पैरेलल पाथ के लिए टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ से डिवाइड कर दूंगा। तो चलिए बच्चों इक्वेशन 1 में E की वैल्यू हमने क्या लिया था, तो E की वैल्यू थी P5 इंटू हो जाएगा यहाँ पे Z अपॉन था 60/n इंटू A। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू E, यहाँ n ऊपर चला जाएगा तो लिख सकता हूं मैं 5ZNP अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 इंटू A। तो इस तरीके से बच्चों हमने Z नंबर ऑफ कंडक्टर और A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ में, जहां पे मशीन की स्पीड हमने n RPM लिया था, उससे हमने कैलकुलेट कर लिया है टोटल एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये डीसी मशीन है बच्चों, तो यहाँ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालूंगा, और जब मैं एसी मशीन के लिए ईएमएफ कैलकुलेट करूंगा तो वहां पे मैं एवरेज की जगह पे आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो फिर वहां 4.44 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप ऑलरेडी सिंक्रोनस जनरेटर में वो ईएमएफ कैलकुलेट करके देख चुके हैं। अब आइए, अगर यहाँ पे कैपिटल एन के जगह पे यानी आरपीएम के जगह पे अगर स्पीड आरपीएस में दिया हो, तब आप क्या करेंगे, मींस आप जानते हैं जैसे स्मॉल एन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है रिवॉल्यूशन पर सेकंड को, यानी इसकी यूनिट होती है आरपीएस।
रिवॉल्यूशन पर सेकंड आरपीएस के लिए मैं n/60 को रिमूव कर दूंगा और n/60 के लिए बच्चों मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्मॉल n इंटू पी डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ भी यूनिट वोल्ट है लेकिन यहाँ स्पीड किस में हो गई, आरपीएस में, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में। याद रखिएगा कभी कभी न्यूमेरिकल में आरपीएम की जगह पे आरपीएस लिखा हो तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। अब हम बात करते हैं मोटर और जनरेटर के इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर ये जनरेटर होगा यानी मैं लिख सकता हूं फॉर जनरेटर, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको मैं बोलूंगा दैट इज जनरेटेड ईएमएफ। ईजी स्टैंड्स फॉर जनरेटेड ईएमएफ और फॉर्मूला सेम होगा, दैट विल बी 5ZNP अपॉन 60A, यूनिट होगी वोल्ट जहां पे n है रिवॉल्यूशन पर मिनट। और अगर ये बच्चों मोटर होता तो मोटर में ऐसे तो मुझे ईएमएफ को जनरेट नहीं कराना है क्योंकि मोटर का पर्पस अलग है, लेकिन अगर ये मोटर होता तो इस ईएमएफ को हम बोलते हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ ईबी। और बैक ईएमएफ का भी जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो होगा 5ZNP यानी सेम फॉर्मूला अपॉन 60A, और इसकी भी यूनिट हो जाएगी यहाँ पे वोल्ट। तो मोटर हो या जनरेटर हो, ईएमएफ का इक्वेशन चेंज नहीं हो रहा है, वो 5ZNP अपॉन 60A ही है। बस मोटर होगा तो उसको बोलेंगे बैक ईएमएफ और जनरेटर होगा तो उसको बोलेंगे जनरेटर ईएमएफ यानी जनरेटेड ईएमएफ। अब आइए यहाँ हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच के रिलेशंस को देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे इस इक्वेशन में कुछ वेरिएबल भी हैं, कुछ कांस्टेंट भी हैं। कांस्टेंट कौन कौन से हैं बच्चों, तो जो Z है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर वो कांस्टेंट है, P नंबर ऑफ पोल्स भी कांस्टेंट है और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी कांस्टेंट है, और साथ में 60 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, पहला है फाई यानी फ्लक्स पर पोल और दूसरा है n यानी स्पीड। तो आइए बच्चों यहाँ हम जनरेटेड ईएमएफ के केस में लिखते हैं कि इजी इज प्रोपोर्शनल टू फाई n। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फाई n। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊं तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू के फाई n, और जहां पे जो k होगा वो कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या क्या होगी बच्चों, जेड पी अपॉन, ध्यान दीजिएगा, जेड पी अपॉन 60A। आप चाहे तो इसको स्मॉल n के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं, जो हमने यहाँ पे किया है, वहां पे बस 60 हट जाएगा। तो यहाँ से दो केस का मैं एक एनालिसिस इक्वेशन बनाना चाहूँ। मान लीजिए दो जनरेटर है जिसमें जनरेटर नंबर 1 का जो ईएमएफ इक्वेशन है इजी 1 है और जनरेटर नंबर 2 का ईएमएफ इक्वेशन है वो इजी 2 है। तो यहाँ ये दोनों रिलेशन बनाएंगे phi1n1 अपॉन का phi2n2। ध्यान दीजिएगा अगर दोनों अलग अलग स्पीड पे हैं, दोनों का फ्लक्स अलग अलग है तो, और अगर दोनों का स्पीड या फिर फ्लक्स सेम है तो जो वेरिएबल होगा वो रहेगा, जो कांस्टेंट होगा वो चेंज हो जाएगा। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो मोटर हो चाहे वो जनरेटर हो, दोनों के केस में सेम इक्वेशन चलेगा, बस जो वेरिएबल होगा उसको मैं हटा दूंगा, जो कांस्टेंट होगा उसको मैं साथ में रखूंगा। ये इक्वेशन न्यूमेरिकल पर्पज से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आगे जो भी आप न्यूमेरिकल करेंगे वहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।